हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना पॉलिटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स पहले सेमेस्टर के लिए। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज टॉपिक है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल से आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्रेमर रूल को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको कहते हैं रैखिक समीकरण निकाय। जो रैखिक समीकरण निकाय है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमको पता है लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसमें एक या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि वन वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप्स का होता है। पहला होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको कहते हैं समघातीय रैखिक समीकरण निकाय। जो समघातीय रैखिक समीकरण निकाय होता है उसको आप ऐसे समझिए कि हमको ax प्लस के by प्लस के cz इक्वल टू डी दिया हुआ है। इस तरह से और सारी इक्वेशन होंगी और इक्वेशन होगी वन वेरिएबल में जिसको सिस्टम बन जाएगा। जो एक इसमें यदि राइट हैंड साइड जो डी है, यदि ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो दिया गया सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास राइट हैंड साइड जहां पर डी है यहां पर जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे समघातीय यानी होमोजीनियस। कल को यदि डी नॉट इक्वल जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम, असमघातीय रैखिक समीकरण निकाय। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं पहले होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या आएंगे, किस तरह की फॉर्म आएगी, ax प्लस by प्लस cz दिस इक्वल जीरो। इस तरह का जो सिस्टम होगा उसी सिस्टम को, इस तरह का जो सिस्टम होगा उसी सिस्टम को हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको समघातीय रैखिक समीकरण निकाय बोलेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ इसकी होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन की कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z दिस इक्वल जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस के b3y प्लस के c3z इक्वल टू जीरो। यदि आपकी राइट हैंड साइड जीरो हुई तो हम इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से वाला है, ये होमोजीनियस सिस्टम है, राइट। अब यदि हम बात करें आगे यदि हम बात करें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा जिसको असमघातीय रैखिक समीकरण कहते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपका डी जो राइट हैंड साइड में है वो आपका जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि एग्जाम्पल लें a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, राइट। a2x प्लस के b2y प्लस के c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस के b3y और प्लस के c3z इक्वल टू d3। तो इस सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को अपन बोलेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस है, असमघातीय रैखिक समीकरण एक निकाय है, राइट। अब यदि इनके एग्जाम्पल दोनों के लिए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस ये है, नॉन होमोजीनियस ये है, यदि इसका होमोजीनियस का एग्जाम्पल हम ले तो एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू जीरो, राइट। 3x प्लस के 5y प्लस के 5z इक्वल टू जीरो, x प्लस के y प्लस के 2z इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड में, ये कैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये होमोजीनियस, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड जीरो है। यदि हम बात करें नेक्स्ट आगे, तो यहां पर यदि नॉन होमोजीनियस की अपन बात करें तो 2x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 1 मान लो, 3x प्लस के 5y प्लस के 5z इक्वल टू 2 मान लो, और 9x प्लस के 3y प्लस के 2z इसको मान लो 3। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो आपका नॉन होमोजीनियस होगा। तो आई होप आपको होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम का पता लगा होगा। होमोजीनियस
राइट हैंड साइड 0, नॉन होमोजीनियस राइट हैंड साइड नॉट इक्वल 0, राइट हैंड साइड नॉट इक्वल 0। आगे अपन बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कुछ सॉल्यूशन के बारे में, उनको देख लेते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, यदि हम 2 इक्वेशन की बात करें, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 3 इक्वेशन में आएगा। आपके एग्जाम में 2 लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनसे बहुत कम चांस है एग्जाम में आने के, लेकिन जब 3 इक्वेशन दी गई होती है, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया होगा उसमें 3 इक्वेशन जो गिवन होगी, तो उसके लिए हम अलग से मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो पहले ये बात आपको जाननी जरूरी है कि हम सॉल्यूशन इक्वेशन के कैसे फाइंड करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके कितने सॉल्यूशन हमको इसको मिलेंगे। तो ये 10th क्लास में हमने मेथड पढ़ा हुआ है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहां पर 2 इक्वेशन गिवन है। यदि 2 इक्वेशन गिवन है तो आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने होते हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें x का कोफिशिएंट a1 है और इधर निचले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, सेम y में, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी जिसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में बता दूं मैं, अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। केवल और केवल एक हल हमको मिलेगा। कब? जब ये कंडीशन होगी। अब यदि हमारे पास a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि हमको इन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यानी हमको अनंत हल मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? अनंत सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अनंत हल मिल रहे हैं। कल को यदि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 यदि आपस में इक्वल हो जाते हैं और c1 बाई c2 इन दोनों के अनइक्वल हो तो हम ये बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल यहां पर हमको प्राप्त नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तो 2 लीनियर, हमारे पास 2 इक्वेशन है जो कि लीनियर फॉर्म में है, और यदि 3 फॉर्म में होगी तो आगे मेथड हम बात करेंगे लेक्चर में। अब आगे इसी में प्रोसीज में आपको जो पूछा जाता है आपके इसमें सेमेस्टर एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जो हमारे पास रैखिक समीकरण है उसके हल कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन यहां पर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है उसको, जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन को बताने के लिए कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन यदि कंसिस्टेंट है या जिसको संगत रैखिक समीकरण निकाय बोलते हैं, तो उसमें आपको सॉल्यूशन कैसे पता करने पड़ेंगे। यदि कोई इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है तो आपको उसमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 हल मिलेंगे। एक तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक दूसरा होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मैंने अभी बताया था अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल का मतलब x की और y की वैल्यू एक ही होगी, मतलब फाइनाइट होगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब अनंत रूप से हल, अनेक हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। आगे लिख लेना, अनंत हल मिलेंगे। अब ये हल कैसे, ये जो सॉल्यूशन है ये अपन लोगों को कैसे मिल रहे हैं, कोई इक्वेशन हम कैसे बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। देखिए, यदि किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिला तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी, याद रखना, यानी संगत होगी। यदि किसी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन मिले तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, यानी संगत होगा। यदि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले तो हम तब भी बोलेंगे कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट। यूनिक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, यानी कुल मिलाकर यदि सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को संगत बोलेंगे या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा होता है इनकंसिस्टेंट, जिसको कहते हैं असंगत रैखिक समीकरण निकाय।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इनकंसिस्टेंट हो तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना आप बात को। देखिए, यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपन सोल्व करते जा रहे हैं और कहीं पर ऐसा आ जाए सोल्व करते वक्त कि उसका कोई सॉल्यूशन ना मिले, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, यहां पर देखिए a1/a2 ये दो के लिए ओनली, दो इक्वेशन के लिए, और b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आ जाए, दो इक्वेशन के लिए आप चेक करना चाह रहे हो और नो सॉल्यूशन, यदि ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हम बोलेंगे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्रेमर रूल के बारे में। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप समझ गए होंगे। राइट हैंड साइड आपकी नॉट इक्वल 0 है तो वो नॉन होमोजीनियस है, और यदि 0 है राइट हैंड साइड तो वो होमोजीनियस है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्रेमर रूल की। तो क्रेमर रूल जो है, मैंने क्रेमर रूल को कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसके लिए मैंने मेथड यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन इसके सोल्व करके आपको बताऊंगा। तो क्रेमर रूल जो होता है ये आपको अप्लाई करना है। क्रेमर रूल, पहली बात, क्रेमर रूल आपका डिटर्मिनेट मेथड होता है। क्रेमर रूल में आपसे डिटर्मिनेट आनी चाहिए। डिटर्मिनेट के आप कैसे हल निकाल सकते हो, डिटर्मिनेट को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, वो आपसे आना चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपके पास गिवन होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहला जो मैं टॉपिक ले रहा हूं क्रेमर रूल का, वो ले रहा हूं नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें राइट हैंड साइड क्या हो? 0 नहीं हो। तो ये कैसा सिस्टम है? राइट हैंड साइड नॉट इक्वल वाला ये सिस्टम है। क्रेमर रूल में हमको क्या करना होता है, जो कि आपको वेरिएबल दिए गए हैं XYZ, ये जो अननोन वेरिएबल दिए गए हैं जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको फाइंड करनी है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो XYZ के सॉल्यूशन अपन फाइंड करते हैं। तो क्रेमर रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं? अननोन वेरिएबल यानी अननोन चर जैसे XYZ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं क्रेमर रूल में, जब राइट हैंड साइड क्या हो? नॉट इक्वल 0 हो। तो यहां से हम क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या करते हैं? सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, हल निकालते हैं, XYZ की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट है, यदि हम वर्किंग रूल की बात करें, इसकी कार्य प्रणाली की इसकी बात करें, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो XYZ के जो कोफिशिएंट है उनकी डिटर्मिनेट बना लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, डिटर्मिनेट का आपने यदि लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो यहां से XYZ के जो जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट A1 है तो A1 B1 C1, A1 B1 C1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में A2 B2 C2 हो गया। फिर A3 B3 C3 और हमने इसको एक डिटर्मिनेट बना लिया। दो लाइनों के बीच में इस सिस्टम को हमने इसमें पुट कर दिया, तो यही पूरा डिटर्मिनेट होता है। और डिटर्मिनेट को मैंने बताया था, डिटर्मिनेट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, या आप ए के जो ऐसे मान लो ए है, इस पर यदि हम ये लगा देंगे तो हम बोलेंगे कि ए का डिटर्मिनेट, ए का सारणिक। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अपन लोग क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। किसी भी रो के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, एक्सपेंशन करेंगे, या इसका ऐसे बोल सकते हैं कि कोई रो लेंगे या कोई कॉलम, किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट? इसका विस्तार कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इसको। तो डेल्टा, यदि हमारा डेल्टा 0 आ जाए तो तभी आप क्रेमर रूल को क्या करोगे? क्रेमर रूल को आप अप्लाई करोगे। क्रेमर रूल को आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे, तो तभी आपका क्या होगा? क्रेमर रूल अप्लाई होगा। अब हमको करना क्या है इसमें आगे? अब आपको बेहद ध्यान रखना है, आपको डेल्टा 1 चूज करना है। डेल्टा 1 कैसे चूज करना है जरा ध्यान समझना। देखिए, डेल्टा 1 को आपको रिलेट करना है x से, डेल्टा 2 को रिलेट करना है x2 से, और डेल्टा 3 को आपको रिलेट करना है, z से। डेल्टा 1 को x से, डेल्टा 2 को y से, और डेल्टा 3 को z से रिलेट करना है। कैसे करना है देखिए जरा समझिए। डेल्टा 1 को कैसे डिटर्मिनेट फॉर्म में लाएंगे? सबसे पहले मैंने अभी बताया, जब भी आप डेल्टा 1 को फाइंड करो तो आप x को फाइंड कर रहे हो, ऐसा सोचो, x को फाइंड कर रहे हो, तो आप क्या करिए? x वाले पर आप
ऐसे हाथ रख लीजिए। जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? B1 C1 D1, B2 C2 D2, B3 C3 D3। इनको आपको लिखना है, लेकिन लिखने का जो सीक्वेंस है वो भी कैसे लिखना है? आपको सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में गिवन है, राइट हैंड साइड में जो गिवन है, जो क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, उनको सबसे पहले लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली जो कॉलम है आपको D1 D2 D3 लिखना है। बाकी जो x के बाद है B1 B2 B3 C1 C2 C3, वो एग्जैक्ट आपको ऐसे ही लिख देने हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि डेल्टा वन को आपको x से लेना है और उसी कॉलम में आपको जो कांस्टेंट टर्म है D1 D2 D3 उनको लिख देना है। बाकी B1 B2 C1 C2 C2 C3 ऐसे ही रहने देना है। जब आप D2 को करोगे तो आपको B वाले पोर्शन पर आपको पेन रख लेना है और B वाले पोर्शन को आपको हटा देना है और इसकी जगह पर आपको D1 D2 D3 लिख देना है। बाकी आपको इसी तरीके से ये लिखे मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखो A1 A2 A3 D1, देखो B वाली सीक्वेंस में, Y वाली सीक्वेंस में पूरी में कौन आ गया? D1 D2 D3 और C1 C2 C3 एग्जैक्ट पहले से ही रहा। आगे यदि हम डेल्टा 3 को Z से ले रहे हैं तो Z वाला जो भी है उसको हम हटा देंगे। तो हमने इस पर C वाले पर पेन रख लिया, तो बाकी कौन बचा हुआ है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। देखिए D1 D2 D3। अब मैं इसी से ही आपको बताता हूं, देखो समझने की कोशिश करना। डेल्टा से ही हम बना सकते हैं। देखिए डेल्टा में से जब डेल्टा 1 आप फाइंड कर रहे होंगे तो A1 A2 A3 की जगह आप क्या लिख दो? D1 D2 D3। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। जब आप डेल्टा 2 बना रहे होते हैं तो B1 B2 B3 को हटा दीजिए और उसकी जगह D1 D2 D3 रख दीजिए। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। जब आप डेल्टा 3 की बात कर रहे होते हैं तो C1 C2 C3 को पूरी को हटा दीजिए, उसकी जगह D1 D2 D3 रख दीजिए। और साथ में डेल्टा 1 को सोल्व कीजिए, डेल्टा 2 को सोल्व कीजिए और डेल्टा 3 को सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के बाद आप क्या कर सकते हो? अप्लाई करेमर रूल, अप्लाई करेमर रूल या करेमर रूल से। तो करेमर रूल से क्या लिखेंगे? x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। और z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ऐसे ही आपके पास x y z जो अननोन वेरिएबल थे वो आप फाइंड आसानी तरीके से कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं भाई, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है इन क्वेश्चनों को। तो करेमर रूल है उसको, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी दी गई रैखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात करने हैं बाय करेमर रूल। किस मेथड से? करेमर रूल से। इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। यहां पर हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में केवल दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, केवल दो इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने का तरीका करेमर रूल से दो, पहले मैं 2 के लिए बता रहा हूं, फिर मैं 3 के लिए बताऊंगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वी हैव, जो हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट x माइनस के 2y इक्वल टू 4। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया सबसे पहले जो आपको x y जिन जिन में गिवन है उनकी आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो डेल्टा इक्वल टू 2 3 1 माइनस 2। देखिए 2 3 1 माइनस 2, राइट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। मैंने सोल्व करना भी प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखा है। 2 की मल्टीप्लाई आप -2 के साथ करोगे तो -4 आएगा, और 1 की जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 की जब -2 के साथ करते तो यहां तो प्लस होता है, और जो 1 की 3 के साथ करते हैं तो यहां पर माइनस होता है। तो जब 1 की 3 के साथ करेंगे तो -3 आएगा। तो ये आ गया -7, और जो कि -7 जीरो नहीं है तो हम आगे का प्रोसीज अपना सकते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं। अब हम डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 में मैंने आपको बताया है
यहाँ पर केवल केवल एक्स वाई दो ही वेरिएबल हैं, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू ही आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक्स वाले पर पेन रख लीजिए, जो बचा हुआ है उसको लिखिए, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले लिखना है एक्स में। 1 4 बचा कौन, 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा वन बराबर 1 की माइनस 2 के साथ करेंगे -2 और 4 की 3 के साथ करेंगे -12, तो ये आ जाएगा हमारे पास -14। तो ये -14 आ गया। अब ऐसे ही हम डेल्टा टू सोल्व करेंगे, तो डेल्टा टू सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे हम आगे, सेम। अब आपको याद रखना है, अब देखो y में जा रहे हैं हम, तो y में ही कांस्टेंट टर्म वाला आएंगे 1 और 4, तो y में आ गया 1 और 4, और x वाले को हमने एग्जैक्ट 2 और 1 लिख दिया। मैं दोबारा से फिर समझा देता हूं कि जब हम डेल्टा वन निकाल रहे होते हैं तो डेल्टा वन को x से रिलेट कीजिए और ऐसे इस पर पेन रख दीजिए, जो बचा हुआ है उसको लिखना है, लेकिन x की जगह यानी पहले कॉलम में आपको जो लास्ट में इक्वल टू के आगे दिए गए हैं कांस्टेंट टर्म, इनको लिखना है 1 4 और 3 -2, 1 4 और 3 -2। सेम आगे यदि हम डेल्टा टू लिखेंगे तो डेल्टा टू में यानी y को फाइंड करना होता है हमको, ऐसा हम सोच रहे हैं। आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं इस चीज की। डेल्टा टू में आप क्या करोगे, डेल्टा टू में आप y को सोच रहे हो तो y वाले पर आप पेन रख दीजिए, जो बचा हुआ है उसको लिखिए। अब जो y वाला है यानी सेकंड वाला है, इसी की जगह आप इसको लाइए 1 4 को, तो 2 1 1 4, देखिए 2 1 1 4, इसको सोल्व कर लीजिए। डेल्टा वन बराबर 2 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 8 आएगा, और 1 की 1 में कीजिए -1 आएगा, तो ये आ गया 7। तो हमारे पास ये आ गया डेल्टा वन डेल्टा टू। अब फ्रॉम करेमर रूल से, तो करेमर रूल से क्या होता है, हमारे पास x और y दो ही अननोन है, तो डेल्टा वन बाई डेल्टा, तो यहां से x बराबर डेल्टा वन कितना है हमारे पास, देख लेते हैं डेल्टा वन कितना है। डेल्टा वन है हमारे पास माइनस के साथ, तो माइनस के साथ रख देंगे। अब डेल्टा हमारे पास कितना था, डेल्टा हमारे पास था -7, तो यहां पर सॉरी डेल्टा वन हमारे पास -14 है, और डेल्टा हमारे पास कितना है -7, तो -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। एंड सेम y की वैल्यू हमको फाइंड करनी हो, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा लिखेंगे, तो y इक्वल टू डेल्टा टू कितना है हमारे पास, डेल्टा टू 7 है, तो 7 लिख देंगे, और डेल्टा हमारे पास कितना है माइनस के साथ है, तो ये आ जाएगा -1, y इक्वल टू -1। तो ये दो आपके ये x और y आपके ये सॉल्यूशन आ गए। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं 3 के बारे में। 3 के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 3 इक्वेशन है और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉलिटेक्निक में। तो क्रेमर रूल से इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देख लेते हैं। फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में तो सभी नॉन जीरो हैं, मतलब डी हमारा जीरो नहीं है। तो कैसा सिस्टम है ये, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो हम अभी नॉन होमोजीनियस सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं क्रेमर रूल से। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां से सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले हम एक्स वाई जेड, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट 1 है। फिर एक्स का कोफिशिएंट 4 है, फिर 2 है और फिर 1 है, 4 2 1। एक्स का कोफिशिएंट 9 है, फिर -3 है और फिर 1 है। पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। हम यहां पर जो सोल्व कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट को, वो R1 के अलोंग कर रहे हैं, R1 के अनुदिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या होता है प्लस, यहां पर इसमें माइनस और इसमें प्लस। तो पहले 1 लिखेंगे, 1 की पूरी, 1 जिसमें है उसकी पूरे कॉलम को खत्म करो और 1 जिसमें है उसकी पूरी रो को खत्म करो। तो 2 जो बचे हुए, देखो 1 जिसमें है उस पूरे कॉलम को, 1 जिसमें है उस पूरी रो को, जो बचा हुआ है 2 की 1 में करो तो 2 आया,
और -3 की जब 1 के साथ करेंगे, -3 की जब बीच में क्या आता है -3 की 1 के साथ करेंगे तो -3 क्रॉस 1 आ जाएगा। इसको यहां से डब्बा बंद कर दीजिए। माइनस कैसे आया ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है कैसे। इसके बाद 1 पर आते हैं। इस 1 को लिखेंगे, 1 किस में लेना है, माइनस में लेना है। अब सेम ये 1 जिस रो में है उस रो को खत्म करो, ये 1 जिस कॉलम में उस कॉलम को खत्म कर दीजिए। तो बचा क्या हमारे पास 4 9 1 1। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4, और 9 की जब 1 के साथ करेंगे 9, और बीच में आता है माइनस। अब ये जो 1 है ये प्लस में है तो +1 लिखेंगे। ये 1 जिस रो में है उस पूरी रो को खत्म करो, ये 1 जिस कॉलम में उस पूरी कॉलम को खत्म करो। तो ये बच गया 4 2 9 -3। तो 4 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो -12, और 9 की 2 के साथ करेंगे तो 18 आ गया, और साथ में माइनस आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू, देखिए -3 की 1 के साथ करेंगे तो -3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। 5 की 1 के साथ करेंगे 5 आ गया। 4 में से 9 गया हमारा, माइनस के 5 बचता है, और माइनस के 5 की -1 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद माइनस के 12 माइनस के 18 कितना होगा, 8 और 10 30, माइनस के 30 आ जाएगा, और माइनस की माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया 30। तो क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों के कि कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइड डेल्टा इक्वल टू 5 और 5 10 हो गया, 10 माइनस के 30, तो डेल्टा कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 20 आ गया। और माइनस के 20 जीरो नहीं है, तो हम क्रेमर रूल का आगे प्रोसेस अपना सकते हैं। अब सेम हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे। और डेल्टा 1 हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले डेल्टा 1 निकालने के लिए हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, 8 11 6, तो 8 11 6 इनको ले लिया। एक्स वाले को नहीं लेंगे डेल्टा 1 में, बाकी जो बचे हैं उनको लेंगे। 1 2 माइनस के 3, 1 2 माइनस के 3, 1 1 1। अब इसको जब आप मेथड से सोल्व करोगे, डेल्टा 1 इसको सोल्व करोगे, जैसे जैसे मैंने अभी बताया है, इसको जब सोल्व करोगे आप, तो आपका डेल्टा 1 आएगा माइनस के 10। जब इसको सोल्व करोगे, किसी के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो। ऐसे हम डेल्टा 2 लिखेंगे। डेल्टा 2 में आप क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड है, जो आपको राइट हैंड साइड दी गई है 8 11 6, इससे इस डेल्टा से ही करोगे। 8 11 6, तो बीच में आप क्या लिखोगे, 8 11 6, 8 11 6 हो गया। बाकी जो बचे हुए उनको लिख दीजिए 1 4 9। देखिए मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूं। पहले वाले में जब डेल्टा 1 निकाला तो 1 4 9 की जगह मैंने क्या लिखा था, 8 11 6। अब जब डेल्टा 2 कर रहा हूं तो 1 2 -3 को हटा रहा हूं, और जो राइट हैंड साइड में है ये वाले 8 11 6 उनको लिख रहे हैं, 8 11 6 को लिख रहे हैं। बाकी एज इट इज 1 1 हमारा आ जाएगा। जब आप इसको डेल्टा 2 को सोल्व करोगे, कैसे सोल्व कर रहे हैं इनको वो आप जानते हो कैसे, प्रीवियस लेक्चर में जिस बच्चे ने देखा होगा उसको पता होगा कैसे सोल्व कर रहे हैं, और मैंने एक करके भी दिखाया है आपको। ठीक है, डेल्टा 2 आपका आ जाएगा माइनस के 30। जैसे आप सोल्व करोगे डेल्टा 2 आपका माइनस के 30 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा 3 की। डेल्टा 3 में मैंने आपको क्या बताया है, जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली, इसको 1 1 को आप हटा देंगे, और क्या क्या लिखोगे, जो लास्ट में दिए गए हैं 8 11 6, तो यहां पर लिख देंगे 8 11 6। और बाकी आप कैसे लिखोगे, बाकी जो गिवन है पहले दो उनको लिख दोगे 1 4 9, 1 4 9 हो गया, 1 2 माइनस के 3। तो यहां से जब डेल्टा 3 को आप सोल्व करके लाओगे, डेल्टा 3 को आप सोल्व करके लाओगे तो माइनस के 120 बचेगा। और जैसे ही 120 बच जाएगा ये, इसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, बाई क्रेमर रूल या फ्रॉम क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल से हम एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो एक्स बराबर डेल्टा 1 कितना है आपका, देख लीजिए, डेल्टा 1 है आपका माइनस के 10, और डेल्टा कितना है आपका, डेल्टा आपका माइनस के 20 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सेम आप वाई की वैल्यू फाइंड करोगे, तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इक्वल टू वाई इक्वल टू डेल्टा 2 आपका कितना है, डेल्टा 2 आपका देख लीजिए माइनस के 30 है, तो माइनस के 30 आ गया। अब इसके बाद डेल्टा देख लीजिए, डेल्टा क्या है आपका, जो डेल्टा है आपका माइनस के 20 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो अब वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/2 आ गई।
सेम हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा 3 ओवर डेल्टा, तो दिस इंप्लाई जेड इक्वल टू डेल्टा 3 कितना है आपका, देख लीजिए माइनस के 120 है, तो माइनस के 120 और डेल्टा कितना है आपका माइनस के 20 है, तो यहां से जेड इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो जेड कितना आ गया आपका 6। तो एक्स वाई जेड की आपकी ये वैल्यू आ गई, यही आपके क्या है सॉल्यूशन है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आए होंगे, और यदि किसी बच्चे का ये डाउट है कि ये मेथड आपकी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं दोबारा से फिर आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। लेकिन जब आप मेथड सीख जाते हो तो सच में आप सेमेस्टर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो फ्रेंड्स यदि आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमको बताइए कैसा लेक्चर लगा है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।